बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। यानी अगर कोई बाल्टी जो है पानी से भरी हुई है तो उसकी गहराई उसकी एक्चुअल गहराई से कम मालूम पड़ती है। या एक और घटना है कि अगर किसी भरी हुई बाल्टी में अगर कोई सीधा रड भी रखा हुआ है तो वह टेढ़ा दिखता हुआ मालूम होता है। यह घटना ऐसा क्यों होता है? तो ये जो घटना है कि पानी की भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना या कोई रड उसमें रखा हुआ है तो उसका टेढ़ा मालूम पड़ना, ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दो प्रमुख घटनाएं हैं। परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किसी सतह से टकरा के वापस अपने मार्ग में लौट जाती है, वो घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जबकि अपवर्तन की घटना में क्या होती है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में जाती है तो जब विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है और फिर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो ये घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे प्रकाश की किरण हवा से जल में जाएगी या फिर हवा से कांच में जाएगी तो ये घटना अपवर्तन कहलाएगी। और यही कारण है क्योंकि जल जो है पारदर्शी होता है यानी उसके आर पार दिखता है। तो जब बाल्टी में यानी हवा जो प्रकाश की किरण है हवा से उस बाल्टी के पानी में जाती है तो अपवर्तन की घटना के कारण उस बाल्टी का गहराई कम दिखता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है यानी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें किसका उपयोग होता है? तो कोई भी जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं उसमें दर्पण का तो उपयोग होगा नहीं, सबसे बड़ी पहली बात यह है। तो इसलिए ऊपर का दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब है कि अवतल दर्पण होता है या फिर उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होंगे वो तस्वीर को यानी फिगर को बड़ा करके दिखाता है। तो इमेज जो बड़ा दिखता है वो उत्तल लेंस में दिखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब है कि अवतल दर्पण, इसका प्रयोग कहाँ होता है ये भी जानते चले, ऑप्शंस में है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो हजामती दर्पण के रूप में होता है यहाँ पर, या फिर डॉक्टर्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। दूसरा है उत्तल दर्पण, इसका इस्तेमाल जो है अधिकांशतः ये सभी गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में तस्वीर हमेशा छोटा बनता है। इसलिए जो भी मोटरसाइकिल, कार, जो भी गाड़ी है, बस, ट्रक, उसके जो साइड मिरर होते हैं पीछे देखने के लिए वहाँ उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया गया होता है। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस प्रकार से आपको बताएंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से वो सभी लाभकारी हो और आपको परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर, वो कह रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? यानी इन देशों में से संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और स्विट्जरलैंड है, इन देशों में से कौन सा देश सबसे पहले अपना लिखित संविधान बनाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाएगा कि इनमें से जो है फ्रांस ने जो है सबसे पहले अपना लिखित संविधान डिजाइन किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर, भारत का अभी जो हमारा है यह भी लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है अपने भारत का संविधान है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह बिहार का या पूरे भारत का वह प्रथम सत्याग्रह कहिए जिसके बाद जो है गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ कब है? तो 1917 में हुआ है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। यह 3 कट्ठिया प्रथा के विरुद्ध था, यानी जो किसानों को 20 कट्ठों में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी उसके विरुद्ध था। यानी यह एक तरह से किसान आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। गांधी जी किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए आए थे और देखे हालात तो उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। और उस समय गांधी जी के साथ जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। यानी इसका चौथा का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की गिरने के वजह से हो गई थी?
तो दीन पनाह पुस्तकालय के गिरने की वजह से जिस मुग़ल बादशाह की मृत्यु हुई है उसका नाम हुमायूं है, जो कि मुग़ल शासक जो बाबर हैं उसके पुत्र है हुमायूं। और मुग़ल शासन की स्थापना 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के युद्ध में बाबर ने स्थापना की थी। और बाबर 4 साल के बाद 1930 में जब मर गया तो फिर वहाँ पर हुमायूं जो है उसका पुत्र यह शासक बना था। और इसने जो है चौसा बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी से हारा और शेर शाह सूरी वंश से शासन किए। फिर उसके बाद जो है हुमायूं जो है फिर शेर शाह सूरी को हरा करके शासन की स्थापना की है, मुग़ल शासन की। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हुमायूं जो है के 2 शासन काल के बीच में शेर शाह सूरी का शासनकाल रहा है और शेर शाह सूरी का संबंध जो है वो बिहार से रहा है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अस्थाई बंदोबस्त नीति किसने लागू की थी। अस्थाई बंदोबस्त 3 प्रकार की जो मुख्य रूप से नीति चल रही थी किसानों के खेतों को लेकर के, एक था रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक था महलवाड़ी व्यवस्था, एक था अस्थाई बंदोबस्त। तो इसको जो लागू करने का कार्य किया था अस्थाई बंदोबस्त को, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि के लिए जाना जाता है और सबसे पहले सहायक संधि करने वाला हैदराबाद का निजाम था। लॉर्ड डफरिन इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्हीं के समय जो है 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि ह्वेनसंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था। तो ह्वेनसंग जब भारत की यात्रा पर आए थे उस समय सूती वस्त्र के उत्पादन में सबसे जो प्रमुख नगर था वह था मथुरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 7वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे पहले उत्तर कर रहे हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंचायती राज किसका विषय है। यह समवर्ती सूची का विषय है या केंद्र सूची का या फिर राज्य सूची का। यानी हमारे संविधान में जितने भी बातें हैं उन्हें 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है कि कौन से विषय पर क्यों कौन कानून बनाएगा और उस पर किसका अधिकार होगा। तो इस हिसाब से जो है हमारे संविधान में जो कुछ विषय ऐसे हैं जिसको कंक्रीट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में रखा गया है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सबको समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। उस हिसाब से पंचायती राज का जो विषय है यह केवल राज्य सूची का विषय है, यानी इसमें राज्य ही जो है इस पर ये कर सकता है। यानी पंचायत के मामले में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य के पास है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश रहा है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश का शासन रहा है, जिसमें जो है गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद जो है खिलजी वंश। सब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद जो है सैयद, तुगलक और लोदी वंश का शासन रहा है। इसकी स्थापना लोदी वंश की बहलोल लोदी किए थे और अंतिम शासक के रूप में इब्राहिम लोदी जाने जाते हैं। और इब्राहिम लोदी जो है संस्थापक कौन हो गया, संस्थापक हो गया बहलोल लोदी और अंतिम शासक हो गया इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में बाबर ने जो है इसे पानीपत के युद्ध में हरा करके मुगल शासन की स्थापना किया था। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि जो देवबंद से जुड़े हुए लीडर है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है वो नाम आ जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौलाना के साथ साथ जो है इस प्रकार के ये थे स्वतंत्रता सेनानी में जाने जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अहम ये किया है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में नौजवानों को ये भरने के लिए जो है अल हिलाल, और जब अंग्रेज़ों ने अल हिलाल पत्रिका को बैन किया तो फिर अल बलाग नामक पत्रिका निकालना शुरू किए। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है उस समय के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। यानी ये इनके अंदर जो एक युवा अलग क्रांतिकारी थी। हालांकि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो पूरी तरह से गांधी जी के अहिंसात्मक ढंग से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। यानी जो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर वर्ष जो ये वार्षिक सम्मेलन होता था, तो उसमें सबसे पहले कौन है जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किए थे? तो इसका सबसे सही जवाब जो जाएगा, ये महात्मा गांधी हैं, या फिर रफ़ी अहमद किदवई, या ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी है। तो इन सभी का आंसर नहीं होगा, बल्कि जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि मौलाना हसरत मोहानी थे जो प्रथम व्यक्ति थे जो ये स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किए थे। सवाल है 12 कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? श्रीमती एनी बेसेंट जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा है। यानी इससे पहले जब 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से लेकर के और श्री एनी बेसेंट जी की अध्यक्षता करने से पहले तक एक भी महिला अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं की थी। यह प्रथम महिला थी, तो जो उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और अगर ये प्रश्न बने कि जो है इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, तो फिर नाम आ जाएगा सरोजिनी नायडू का। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व की सबसे जो गहरी झील है वह कौन सी झील है? इसमें से सुपीरियर है, कैस्पियन है, बैकाल है, या फिर टिटिकाला झील है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली, ये जो है वैशाली लिच्छवी गणराज्य के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। यह विश्व का सबसे पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था थी यहाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे 14वां का सबसे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? तो अंग्रेज़ों ने जो पटना में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किया है, उस वक्त जो है भारत में मुगल शासन जो है शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था, और उसी के चूँकि ये जो है उत्तरवर्ती मुगल शासक के रूप में जाने जाते हैं। शाहजहाँ और औरंगजेब जो है ये शुरुआती दौर के मुगल शासक रहे हैं। इस समय जो है इन दोनों के समय में मुगल शासन व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, उसके पश्चात जो है मुगल शासन की समझिए तो वहाँ से पतन का काल शुरू हो जाता है। शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेज पटना में अपनी पहली फैक्ट्री लगाता है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी विटामिन जो है खून के जमने के लिए आवश्यक होता है? यानी वह विटामिन अगर हमारे शरीर में उपलब्ध नहीं होगा तो किसी प्रकार के भी कटने फटने से हमारे शरीर में जो रक्त है उसका स्त्राव ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लड के थक्का बनने के लिए, खून का जो थक्का बनने के लिए यह आवश्यक होता है, वह है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। दोस्तों हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। सवाल है कि ये ऑप्शन नंबर विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी जो है यह खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसकी कम स्कर्वी रोग होता है। और अगर ये जो है विटामिन सी का उपयोग किया जाए तो सामान्य सर्दी बुखार में, ये जो है सर्दी जुकाम में यह विटामिन कार्य करता है। और विटामिन ई जो है ये सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये सभी स्थल है मोहनजोदड़ो है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, धौलावीरा है, कोटदी है, या फिर कालीबंगा है। तो इसका 17वां का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा कि कालीबंगा से जो है हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो
हमारा जो हृदय है वो उसका काम ही होता है कि वो रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य जो है हृदय करता है। इसीलिए हृदय को जो है वो परिवहन तंत्र, परिवहन यानी ढोने का, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का तंत्र माना जाता है। और हमारा जो वृक्क यानी किडनी है उसका कार्य क्या है? किडनी का कार्य है रक्त को प्यूरिफाई करने का। इसी वजह से अगर किसी पेशेंट की किडनी में कोई प्रॉब्लम्स होता है तो उसे कृत्रिम ढंग से यानी ये नेचुरली ना हो करके उसे जो आर्टिफिशियल ढंग से डायलिसिस करके उसके रक्त को जो है यह शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है। तो जब किडनी से रक्त प्योर हो करके वह कहाँ पहुंचता है? किडनी से जो है वो रक्त प्योर हो करके जो पहुंचता है वह है महाधमनी एवं बायां नीले में पहुंचता है, और फिर दायां नीले से जो है वो रक्त पंप होकर के पूरे शरीर में पहुंचता है। किसको? ऑक्सीजन को लेकर के फेफड़ा से जा कर के ऑक्सीजन लेता है और फिर जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला रक्त पूरे शरीर में जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, यानी किससे प्लास्टिक का निर्माण नहीं होता है? पॉलीथीन से प्लास्टिक का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज इसी का हो रहा है, पॉलीथीन का हो रहा है। तो इसमें 19वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टेफ्लॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये प्लास्टिक बहुलक नहीं है, टेफ्लॉन। बाकी जो तीनों है पॉलीथीन है, पॉलिस्टाइरिन है और बेकेलाइट है, इन तीनों से प्लास्टिक का निर्माण होने का कार्य होता है। सवाल है 20 के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दहन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत दहन विधेयक को परिभाषित करने का कार्य किया गया है वह है अनुच्छेद 110, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 20वां का सबसे सही जवाब हो जाएगा कि अनुच्छेद 110 के तहत जो है ये इसको परिभाषित करने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग लेकर के झारखंड राज्य बना था? झारखंड राज्य जिसका अस्तित्व 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो उस समय वह कितना राज्य लेकर के अलग हुआ, कितना प्रतिशत भूभाग लेकर के अलग हुआ था बिहार से? 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो कुल ये का जो है 45.85% भूभाग के साथ जो है झारखंड राज्य अलग हुआ। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ी स्थित है? यानी गंगा जो बहते हुए आती है पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, बंगाल में एंट्री करती है, तो गंगा जो है बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। एक जो है ये या गंगा समझिए कि जो देवप्रयाग से निकलती है और बंगाल तक, तो लगातार गंगा जो है वो दो हिस्सों में, एक उत्तरी और एक पूर्वी हिस्सों में बांटती है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी में। तो ये उत्तरी गंगा के जो मैदान में पहाड़ियाँ स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि राजमहल की पहाड़ी जो है वो उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है मानवाधिकार दिवस 23वां का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि 10 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है कि बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? बख्तियार खिलजी जिसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को हानि पहुंचाने का कार्य किया है, इनका जो प्रशासनिक मुख्यालय था वह नालंदा के ही जो जिला है यानी बिहार शरीफ में था। बिहार शरीफ जिला का ही जिला मुख्यालय नालंदा में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिहार शरीफ में जो है ये अपना प्रशासनिक का मुख्यालय स्थापित किए थे। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के पूरब से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो बिहार की जो पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है ये आप सभी बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चौड़ाई जो है यह है 483 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी 24वां का जो है ऑप्शन नंबर 25वां का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 26 है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? जो गुप्त काल के जो प्रथम गणितज्ञ हैं यानी मैथमेटिशियन हैं और जो ये खगोल शास्त्री हैं उनका नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने अपना जो ये है एक्सपेरिमेंट के लिए जो जगह बनाया था वो तरेगना में बनाया था, जो कि पटना से समीप के करीब है तरेगना, और ये आर्यभट्ट के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये जो कि गुप्त काल के दौर के रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को किए थे?
तो दांडी यात्रा के द्वारा जो है समझिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यानी नमक बना करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। यह शुरुआत जो है गांधी जी दांडी यात्रा से किए हैं। गांधी यात्रा की शुरुआत जो है गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को निकले थे, 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून बना करके उसे भंग किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि गांधी जी जो है वो 12 मार्च 1930 को निकले और 6 अप्रैल को जो है 24 दिन के यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल को ये क्या बोलते हैं कि नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 28 के ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से एक महिला के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में चला था। कहाँ चला था? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। और यह जो है इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो गया कि 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है यह कब बना था। तो सूचना के अधिकार संबंधी जो कानून बना था, इसका 29वां का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह 2005 ईस्वी में बना था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला सवाल नंबर 30 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, इसका 30वां का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1920 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है कि कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है। कांवर झील जो है वह एक पक्षी विहार भी है। तो यह कांवर झील पक्षी विहार या कांवर झील जो है यह बिहार के इनमें से किस जिला में स्थित है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा दोस्तों 31वां नंबर प्रश्न का कि ऑप्शन नंबर सी यानी बेगूसराय जिला में जो है कांवर झील स्थित है। और बेगूसराय के बरौनी में जो है बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना भी स्थित है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और उस दिन किनका जन्म दिवस है? तो उस दिन जो है वह स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। 33वां का जो सही जवाब हो जाएगा कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी हुआ वह सिराजुद्दौला हुआ, जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। सिराजुद्दौला जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट सवाल की ओर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता करने का जो श्रेय है वह वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और बारदोली सत्याग्रह के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने गए। सवाल 35 है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। दोस्तों हमारा जो मूल संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 7 मौलिक अधिकार तो दिए गए थे, बाद में हालांकि एक जो संपत्ति का अधिकार है उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन उस वक्त जो है संविधान निर्माताओं ने किसी भी प्रकार का मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य का निर्धारण नहीं किया था। बाद में चल करके जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य निर्धारित हुआ है। यह मौलिक कर्तव्य जो है सरदार सरवण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है ये निर्धारित करने का कार्य किया गया था। और इसका जो सही और ये जो मौलिक कर्तव्य है यह ये क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में जो है यह जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय की लाठी बरसाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था तो उस वक्त लाला लाजपत राय पर इतनी ज़्यादा लाठियां बरसाई गई कि उस लाठी की मार से, उस लाठी की चोट से जो है लाला लाजपत राय का स्वर्गवास हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि वह साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन हो रहा था, उस दौरान ऐसा घटना हुआ था। सवाल 37 है कि सलार जंग म्यूजियम
कहाँ स्थित है? सलारजंग जो म्यूजियम संग्रहालय है यह भारत के तेलंगाना की राजधानी यानी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो खिज्र खां जो है यह स्थापना किए थे किसका? यह दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश जो है शासन किया है। उसमें ये क्या बोलते हैं कि खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है और जो है ये जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक है। जिस प्रकार बहलोल लोदी वंश के संस्थापक है, उसी प्रकार जो है खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 39 कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था कौन है? तो वह मुगल सम्राट जिसका जो राज्याभिषेक बिहार में हुआ है वो फर्रुखसियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब है। सवाल नंबर 40 है कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध 1757 में लड़ा गया है वो अंग्रेज और फिर जो है सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया है, यानी सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 40 प्रश्न को अब तक हम कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो है प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बताइए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे अपना बेहतर फ़ायदा उठा सके। हम लोग मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।